डिसीजन मेकिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आम तौर पे 10 मार्क्स का जो नोट है वो डिसीजन मेकिंग के हवाले से बनाया जा सकता है। लिहाजा आज हम ये स्टडी करेंगे कि डिसीजन मेकिंग से मुराद क्या है, किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकर्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्यों होती है, और डिसीजन तक पहुंचने के लिए हम ये भी साथ समझेंगे कि प्रॉब्लम्स किस किस्म के होते हैं। ज़ाहिर है कि जब प्रॉब्लम्स अराइज़ होगा तो फिर उसके नतीजे में ही आप कोई ना कोई डिसीजन लेंगे कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ये जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ये क्या है। तो सबसे पहले है जनाब इसकी डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग मल्टीपल अल्टरनेटिव्स। बुनियादी तौर पे डिसीजन मेकिंग क्या है कि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से आपने बेहतरीन का इंतखाब करना होता है। इस प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये सोचते हैं कि हमने रावलपिंडी से लाहौर का सफ़र जो है वो तय करना है। अब इसके लिए आपके पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप मोटरवे से जो गाड़ियाँ जाने वाली हैं उन पर चले जाएँ। एक ये है कि अगर आपने डिफरेंट शहरों को टच करते हुए जाना है तो फिर आप जीटी रोड से चले जाएं। एक ऑप्शन ये है कि आप ट्रेन के ज़रिए से चले जाएं। एक ऑप्शन ये है कि आप प्लेन के ज़रिए चले जाएं। अब इन 3-4 ऑप्शंस में से आप एनालाइज़ करेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ आप देखेंगे कि जनाब आपका वक्त कितना लगेगा। ज़ाहिर है अगर आप प्लेन के थ्रू जाते हैं तो कम लगेगा, अगर आप कोचेज़ के थ्रू जाते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, अगर ट्रेन के ज़रिए जाते हैं तो उससे मज़ीद ज़्यादा वक्त लगेगा। तो आपने तीनों को एनालाइज़ करके ये देखा कि आपका टाइम कितना लगेगा और इकनॉमिकली या फाइनेंशियली जो है वो उस पर आपके अखराजात कितने आएंगे। इन चीज़ों को देख कर आप फ़ैसला करेंगे कि अब हमने क्या करना है। इस तरह ज़िंदगी के हर फेज़ में हर चीज़ में हर इंसान अपनी अपनी जगह एक डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि वो हर वक्त डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से बेहतर अल्टरनेटिव्स के इंतखाब की तलाश में होता है। लेकिन बाज़ अच्छे डिसीजन मेकर्स होते हैं और बाज़ बुरे होते हैं। ये वो चीज़ है जो हम आज समझेंगे कि डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो कैसे पैदा की जाती है। अब इसे समझने के लिए पहली चीज़ जिस पे आपने गौर करना है वो यह है कि प्रॉब्लम्स किस किस्म के होते हैं। मैं आपको 3 टाइप्स प्रॉब्लम्स की यहाँ पे बताऊँगा, जिसमें सबसे पहली है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? ये एक इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं कि जिसमें आपके पास जो ये कह लें कि डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है वो मिनिमम रह जाती है, वो रिस्ट्रिक्टेड रह जाती है। रिस्ट्रिक्टेड स्फीयर इसको कहा जाता है कि उस एक हद के अंदर रहते हुए ही आपने फ़ैसले करने होते हैं। यानी अब जैसे मैंने मिसाल दी थी सफ़र करने के हवाले से, उसमें आप ये देख लेंगे कि आपके पास टाइम भी आपने बचाना है और आपके पास फाइनेंशियली भी कोई आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं? ये लिमिट कर रही हैं आपकी अथॉरिटी को, ये लिमिट कर रहे हैं आपके उस स्फीयर को जिसके अंदर रहकर आपने फ़ैसले करने हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है। उसके बाद आते हैं जनाब अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। अनस्ट्रक्चर्ड वो होते हैं कि जिसमें आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास होती हैं कि जनाब ये काम भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, उनमें से आपने एक का इंतखाब करना होता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम इस तरह के होते हैं कि आप ये कहते हैं कि इनमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। मसलन मैं टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ और पैसे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो चलो मैं रेलवे के ज़रिए चला जाता हूँ। या ये है कि मैं टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द पहुँचना है और मेरे पास ये पैसों का कोई मसला नहीं है, तो चलो हम प्लेन से चले जाते हैं। या फिर ये होता है कि अच्छा नहीं, एक ऑप्शन ये भी है कि हम कोचेज़ के ज़रिए सफ़र कर लेते हैं कि उस पर टाइम भी बच जाएगा और इकनॉमिकली भी वो बेहतर होगा। यानी आप कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो यार इस चीज़ की खैर है, बाकी जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएं। तो ये होते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। अब इसी तरीके से 3 जो है वो डिसीजंस की टाइप हैं, जिनमें सबसे पहली है स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस इस तरह के होते हैं कि जिनमें से कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये फ़ायदा होना है हमें और ये हमें नुकसान होना है, और उसकी बेस पे फ़ैसला कर दिया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं? हमने जैसे पढ़ा कि वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो रूटीन के प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो किसी भी टाइम अराइज़ हो सकते हैं और एट द टाइम वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसके लिए डिसीजन कैसे लेगा। लिहाजा इसका जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर है वो भी अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है। उसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती कि आप पेट किसी चीज़ के बारे में बता सकें कि अगर ये प्रॉब्लम अराइज़ होगा तो इसका ये डिसीजन इस मामले में लिया जाएगा।
और सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, इसका क्या होता है कि आपके पास पहले से एक प्रोसीजर मौजूद होता है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो हम डिसीजन मेकिंग इस तरह करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं होता, सेमी स्ट्रक्चर्ड में आप प्रोसीजर को भी फॉलो करते हैं और उसके बाद जो ह्यूमन माइंड है उसको भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल करते हैं और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, कैसे होता है, और इसकी 5 स्टेजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें जनाब सबसे पहली है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनी डिसीजन मेकर्स नीड टू सर्च फॉर सेवरल कंडीशंस। वो ये देखता है कि उसके पास कितनी कंडीशंस हैं, कितने उसके पास अल्टरनेट हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ है और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहला प्रोसेस ये हो गया कि आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो इस पे हेडिंग है वो है डिज़ाइन। अब यहाँ पे आप ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गया है, ये किस नौइयत का प्रॉब्लम है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यानी आप इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं कि हम इस तरह से सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तीसरी जो हेडिंग है वो है चॉइस। अब डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास आ चुका, जैसे हमने पहले बताया था कि आप किस तरीके से आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब आपने इनमें से चॉइस करना होता है कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे यूँ कह लें कि सॉल्यूशंस हैं जिनको यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और चौथे नंबर पे है जनाब इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ तक आपका प्लान कंप्लीट हो चुका, आप अल्टरनेटिव्स को देख चुके, अल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट है उसकी सिलेक्शन कर चुके, अब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको कहते हैं मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे आप मॉनिटर करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो फ़ैसला हमने किया था क्या वो फ़ैसला ठीक है, जो हमारे सामने प्रॉब्लम आया और जो हमने उसका सलूशन तलाश किया क्या वो ऐसा ही है, यही होना चाहिए था। तो यहाँ तक आके आपका डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की इम्पोर्टेंस पे। तो इम्पोर्टेंस के हवाले से जनाब, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो डिसीजन मेकर्स की होती है, क्योंकि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ समथिंग विच कैन गारंटी सक्सेस। जब तक आप सही वक्त पे सही फ़ैसला करने के काबिल नहीं हैं, आप कभी भी इंडिविजुअली भी अपनी पर्सनैलिटी को और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी फ्रूटफुल यूँ कह लें कि गोल या ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं लेकर जा सकते। तो इसकी इम्पोर्टेंस में जो सबसे पहली चीज़ है वो होती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है कि आपके पास जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं आप उनमें कितने स्टेबल हैं। ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपका डिसीजन गलत हो जाता है और आपके ऊपर उसका बर्डन आता है तो आप ये कहते हैं कि नहीं, ये फ़ैसला मैंने तो नहीं किया, ये मैंने फ़लाँ की राय पे किया था या फ़लाँ चीज़ की वजह से किया था। यानी आप उस फ़ायदे और नुकसान को ऑन करने के काबिल होते हैं, इसको कहा जाता है स्टेबिलिटी। दूसरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ये होती है कि आप जिस तरह का डिसीजन ले रहे हैं उसी तरह के डिसीजंस में कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब अगर आपके पास एक एबिलिटी है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ये एबिलिटी आपकी कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बाज़ हालात में तो आप बहुत अच्छा फ़ैसला करते हैं लेकिन बाज़ हालात में फिर आप फ़ैसला करने में कामयाब नहीं रहते, ये इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। तीसरी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अथॉरिटी कहते हैं। ये एक अहम बात इस वजह से है कि देखिए, आपके पास हो सकता है एबिलिटी मौजूद हो, आपके पास इंटेलिजेंस मौजूद हो, आप अपने फ़ैसलों में कंसिस्टेंट भी हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी भी पाई जाती हो, लेकिन आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप फ़ैसला नहीं कर सकते इन तमाम तर क्वालिटीज़ के बावजूद। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो अच्छा डिसीजन मेकर है उसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी होनी चाहिए। चौथी चीज़ है जनाब इसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट। रिवार्ड एंड पनिशमेंट का कंसेप्ट ऐसा है कि जो इंसान को एक ख़ास दायरे कार में रखता है हमेशा, चाहे वो मज़हब के मामले में होता है या सियासत के मामले में होता है या किसी भी मामले में होता है, ये दायरा कार इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम सज़ा और जज़ा कहते हैं, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अगर आपका फ़ैसला गलत होगा और उससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचेगा तो फिर आपको उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, ठीक है जी। और अगर आपका फ़ैसला ठीक होगा और आप उसमें कामयाब होंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अचीव करने में कामयाब हो जाएगी तो फिर आपको उसका रिवार्ड मिलेगा। ये जो दो चीज़ें हैं ये डिसीजन मेकर्स को इन द लाइन रखती हैं और फिर वो फ़ैसले ऐसे किए जा सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होते हैं। तो जनाब, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, प्रॉब्लम्स कितनी किस्म के होते हैं,
उसके लिए जो डिसीजन है वो कितनी किस्म के होते हैं और डिसीजन मेकिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। यहाँ पे आज का लेक्चर तमाम हुआ। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल होगा तो आप नीचे जो सोशल मीडिया लिंक्स प्रोवाइडेड हैं उन पर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।